चलो अपन अगले चैप्टर पे आते हैं, आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। तो आवर्त सारणी के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें करी। सबसे पहले बात करी थी प्राउट ने, तो उसे अपन कहते हैं प्राउट परिकल्पना। प्राउट परिकल्पना, प्राउट्स हाइपोथेसिस। प्राउट ने क्या कहा था कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। प्राउट ने क्या कहा, सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि उनका परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणांक होता है या पूर्ण गुणांक होता है। ठीक है, सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं क्योंकि उनका परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणांक होता है। ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। According to Prout, all elements are made up of hydrogen because the atomic mass of the element is the whole number of the atomic mass of hydrogen. सभी तत्व किससे बन रहे हैं, हाइड्रोजन से। क्यों, क्योंकि उनका परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का पूर्ण गुणांक होता है, सरल गुणांक होता है। माना कि जैसे किसी तत्व का परमाणु भार कितना है 17 और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है 1, तो 17 कैसे आया होगा, जब इसमें 17 हाइड्रोजन आ गए, एक हाइड्रोजन का 1 तो 17 का कितना हुआ 17। तो इसलिए उसने देखा कि यार एक हाइड्रोजन का 1 है, अब 17 या 20 है, उतने हाइड्रोजन मिल गए तो तत्व बन गया। लेकिन फिर भी ये फेल हो गया। क्यों, क्योंकि बाद में कुछ तत्वों के जो परमाणु भार थे वो भिन्न रूप में आ गए, पॉइंट्स में आ गए। तो असफलता का कारण क्या था, बाद में कुछ तत्वों के परमाणु भार भिन्न रूप में प्राप्त हुए, है ना। एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स आर फाउंड इन फ्रैक्शन फॉर्म, ये इसमें था। फिर दूसरा हमारे पास आया था प्राउट के बाद डोबराइनर। डोबराइनर का त्रिक नियम, ट्रायड रूल ऑफ डोबराइनर। डोबराइनर का त्रिक नियम, त्रिक मतलब क्या होगा, 3। तो इन्होंने क्या किया, 3 तत्वों के समूह बनाए। डोबराइनर ने क्या किया, 3 तत्वों के समूह बनाए और क्या बोला, प्रथम एवं तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। प्रथम एवं तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। मतलब he arranged the elements in the set of 3 elements and told that the atomic mass average of atomic masses of first and third element is equals to the atomic mass of second element। तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत किसके बराबर होता है, दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। इसने ऐसे 5 ग्रुप बनाए थे। पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब लिथियम का परमाणु भार कितना होता है 7, 3 विषम संख्या में दुगने से ज्यादा रहता है, परमाणु क्रमांक 3 है, दुगने से ज्यादा 7। पोटेशियम का 39/2, 46/2 कितना आया 23। इसका जैसे 7, इसका 23, इसका 39। तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। ऐसे इसने टोटल 5 ग्रुप बनाए थे। CaSrBa, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 2 ग्रुप थे इसके एस ब्लॉक के।
और ये 3 ग्रुप बनाए थे इसने पी ब्लॉक के। इसने क्या किया, 3 तत्वों के समूह बनाए और क्या बोला, पहले एवं तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। पहले एवं तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत किसके बराबर होता है, दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद डॉबलिनर के बाद कौन आया, न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम, ऑक्टावेज रूल ऑफ न्यूलैंड, न्यूलैंड्स ऑक्टावेज रूल। न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक मतलब क्या हो गया, 8। तो कितने कितने तत्वों को जमाया इसने, 8 तत्वों को जमाया। न्यूलैंड ने कितने तत्वों को जमाया, 8 तत्वों को जमाया। तो इसने, न्यूलैंड ने क्या किया, तत्वों के 8 तत्वों के समूह बनाए और क्या बोला कि संगीत के स्वरों के समान प्रथम एवं 8वें तत्व के गुणों में समानता होती है। संगीत के स्वरों के समान प्रथम एवं 8वें तत्वों के गुणों में क्या होती है, समानता होती है। इसलिए उन तत्वों को कहाँ रखा, एक ही वर्ग में रखा। उन तत्वों को कहाँ रखा, एक ही वर्ग में रखा। मतलब he arranged the elements in the set of 8 elements. He arranged the elements in the set of 8 elements and told that like the vowels of music, characteristics of first and 8th elements are same. So these elements are arranged in same group. कैसे, ये 8 vowels of music है। तो फर्स्ट और 8th क्या है, सेम। उस टाइम पर इनर्ट गैसेज नहीं थी, अक्रिय गैसेज उस टाइम पे नहीं थी। तो जैसे लिथियम फर्स्ट एलिमेंट, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब उस टाइम पर नियोन तो थी नहीं। 8वां तत्व कौन था, सोडियम। तो लिथियम और सोडियम के कैरेक्टर्स क्या थे, सेम। गुणों में क्या थी, समानता। समानता की वजह से उठा के वापस उसको क्या रखा, लिथियम के पास रखा, लिथियम के नीचे रखा। अब यहाँ पहला एलिमेंट कौन हो गया, सोडियम। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम। पोटेशियम पर वापस यहाँ जाएगा और ये कैल्शियम। इससे आगे ये लागू नहीं था, मतलब इसको केवल इसने कैल्शियम तक ही इन तत्वों को रखा, आगे वाले तत्वों को ये जमा नहीं पाया। उसी के कारण ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल होने के इसके क्या कारण हुए, 2। एक तो था कि ये नियम केवल कैल्शियम तक लागू था, दिस रूल वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, केवल कैल्शियम तक लागू था ये नियम। और दूसरा कारण इसका जो था वो था अक्रिय गैसों की खोज बाद में हुई। जब अक्रिय गैसों की खोज हो गई तो अब 8वां तत्व नियोन हो गया, यहाँ पर 8वां तत्व कौन हो गया, आर्गन हो गया। तो इनके अब गुण मैच नहीं कर रहे थे, कैरेक्टर्स मैच नहीं कर रहे थे पहले एलिमेंट से। तो ये रूल क्या हो गया, खत्म हो गया। न्यूलैंड के बाद आया लॉथर मेयर। लॉथर मेयर वक्र। लॉथर मेयर कर्व, लॉथर मेयर वक्र। तो लॉथर मेयर ने क्या किया, तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच एक ग्राफ बनाया। लॉथर मेयर ने क्या किया, तत्वों के परमाणु भार एवं परमाणु आयतन के बीच एक ग्राफ बनाया और क्या कहा कि समान गुणों वाले तत्व
ग्राफ में समान स्थिति प्राप्त करते हैं। समान गुण वाले तत्व ग्राफ में समान स्थिति प्राप्त करते हैं। ही ड्रॉ ए कर्व बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स एंड टोल्ड दैट द सेम कैरेक्टर एलिमेंट्स गेट सेम पोजीशन ऑन द कर्व। तो जिनके कैरेक्टर्स गुण समान होते हैं वो ग्राफ में समान स्थिति पर आते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके से कुछ जैसे ग्राफ बना, तो किस किस के बीच बना है? परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच। तीन इसमें पोजीशन बनी, तीन स्थितियां बनी हमारे पास। एक तो था आरोही, आरोही भाग था, ये जो चढ़ते हुए भाग है आरोही, असेंडिंग। एक ये जो टॉप शिखर, और एक ये जो नीचे है ये अवरोही। डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग पार्ट हो गया, अवरोही भाग। अब कहां कहां पर कौन कौन से एलिमेंट आए थे? एट टॉप शिखर पर, शिखर पर कौन आए थे? चार धातु, एल्कली मेटल्स। कहां थे? टॉप पर। चार धातु, चार धातु कौन है? हाँ, तो लीना की रब से पर्याप्त। अब फ्रेंसियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं रखा गया था, रेडियो एक्टिव को नहीं रखा गया था। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये कहाँ थे? टॉप पे। फिर था आरोही भाग, एसेंडिंग। आरोही भाग पर कौन था? एक तो हेलोजन और एक अक्रिय गैस। हेलोजन्स एंड इनर्ट गैस। इनर्ट गैस बोले, नॉबल गैस बोले। तो हेलोजन थे और अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस थी। हेलोजन में कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। लेकिन ये रेडियोएक्टिव तो इसको नहीं रखा, ठीक है। अक्रिय गैसों में हीलियम को यहाँ पर नहीं रखा था, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अच्छा, तीसरा भाग हमारे पास क्या है? अवरोही भाग, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग पार्ट में किसको रखा था? हीलियम एवं मृदा क्षार धातुएं। हीलियम एवं मृदा क्षार धातु, एल्कली अर्थ मेटल्स। हीलियम एंड एल्कली अर्थ मेटल्स, हीलियम एंड एल्कली अर्थ मेटल्स को रखा। एल्कली अर्थ मेटल्स में कौन आते हैं? हाँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। लेकिन इसको रखा नहीं, रेडियम को। तो इस तरीके से इसने ग्राफ बनाया। लोथरवेयर ने क्या किया? तत्वों के परमाणु भार एवं परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ खींचा और क्या बोला? समान गुण वाले तत्व ग्राफ में समान स्थिति प्राप्त करते हैं। लोथरवेयर ड्रॉ ए कर्व बिटवीन atomic mass and atomic volume of elements and told that the same characteristic elements get same position on the curve। तीन स्थितियां बन रही थी। एट टॉप शिखर पर कौन आ रहे थे? एल्कली मेटल, क्षार धातु। आरोही भाग पर हेलोजन और इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। और अवरोही भाग पर
डिसेंडिंग पार्ट पर कौन आते हैं? एल्कली अर्थ मेटल्स, मतलब मृदा क्षार धातु और हीलियम। ठीक है, ये इसमें था हमारे पास। इसके बाद कितने टाइप से पीरियोडिक टेबल को बनाया था? सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को या एलिमेंट्स को पीरियोडिक या टेबल फॉर्म में अरेंज किया था, तो वो कौन था? डमित्री मेंडलीव। सारणी रूप में तत्वों को सबसे पहले किसने रखा? डमित्री मेंडलीव या मेंडलीव ने रखा था। तो तीन प्रकार की फिर पीरियोडिक टेबल हुई हमारे पास। एक तो मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, एक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, लार्ज फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में अपन एक बार तुलना करेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। लार्ज फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले तो डिस्कवर किसने किया? खोजकर्ता, ज्यादा उसका कोई रोल रहता नहीं। तो मेंडलीव को किसने खोज की? मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त सारणी को मॉजले, हेनरी मॉजले, और इसको किसने बताया? बेसिक इसका जो बताया वो नील्स बोर ने बताया। ठीक है, मेन जो चीज यहाँ पर आती है वो है आवर्त नियम। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? आवर्त नियम, पीरियोडिक लॉ। अच्छा, मेंडलीव ने तत्वों को कैसे जमाया था? बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। मेंडलीव ने तत्वों को कैसे जमाया? बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। मतलब मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। तो जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक में वेट कम है उसको पहले रखा, ज्यादा वाले को बाद में रखा। तो बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमाया। और क्या बोला कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। उसने क्या बोला? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। The physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic mass. Are the periodic function of their atomic mass. किसके परमाणु आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भार के। ये क्वेश्चन आया हुआ है 16-17 में कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण आवर्ती फलन होते हैं। किसके? परमाणु भार के, एटॉमिक मास के। तो ये परमाणु भार के आधार पर हो गया।
आधुनिक आवर्त सारणी में सेम टू सेम थी, परमाणु भार की जगह क्या हो गया था, परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर। तो इसने क्या कहा, और सेम टू सेम ये इसमें भी यही एटॉमिक नंबर ही था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या था, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी और आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, दोनों में ही तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ कमियां थी मेंडलीव में, इसने आइसोटोप्स को अलग अलग नंबर नहीं दिया, स्थान नहीं दिया, समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया, क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु भार अलग अलग है और बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तो 3 जगह मिलनी चाहिए थी हाइड्रोजन को। ऐसे ही समस्थानिकों को अलग अलग जगह नहीं मिला, नहीं देके एक ही दी उसने, जबकि इसके नियम के अनुसार उनको क्या मिलनी चाहिए थी, अलग अलग जगह। एक तो जगह ऐसा भी किया कि ज्यादा परमाणु भार वाले तत्व को पहले रखा और कम वाले को बाद में रखा, तो वो उसकी कुछ कमियां थी। इसके बाद इसमें आता है नंबर ऑफ ग्रुप्स, वर्ग या समूहों की संख्या, वर्ग या समूहों की संख्या। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे, जिन्हें 9 परिवार नाम दिया था इन्होंने, और ये 9 फैमिली थी, फर्स्ट 2 लेके 8 प्लस 0, 9 परिवार 9 फैमिली बनाई थी इन्होंने, जो कहां से कहां थी, फर्स्ट से लेके 8 तक, और एक थी 0 शून्य फैमिली। इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग बनाए थे, 16। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, 16 वर्ग थे। 16 वर्ग कैसे थे, फर्स्ट ए से लेके 7th ए तक 7 वर्ग थे, फर्स्ट बी से लेके 7th बी तक 7 वर्ग थे, एक 8वां अकेला एक वर्ग था, और एक था 0 शून्य। इस तरीके से टोटल कितने वर्ग थे इसमें, 16। और दीर्घ रूप में 18 वर्ग थे, कंटिन्यूअसली 1 से लेके 18 तक। इस तरीके से इनकी तुलना की बात अपने पास होती है। मेन जो इसमें आता है वो क्या है, आवर्त नियम है। इंपॉर्टेंट जो है इसमें क्या है, आवर्त नियम है। आवर्त नियम मेंडलीव के अनुसार क्या है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, और दीर्घ में और आधुनिक में क्या है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बस ये इसमें बेसिक सा फर्क है। अब आवर्त सारणी में 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट है पीरियोडिक टेबल के, एक तो है वर्ग और एक है आवर्त, ग्रुप्स और पीरियड्स, है ना, उनके बारे में अपन बात करते हैं। ग्रुप्स और पीरियड्स, वर्ग और आवर्त होते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे वर्ग या समूह। तो वर्ग या समूह क्या होते हैं, जो आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर पंक्ति होती है, इस तरीके से ऊर्ध्वाधर, जिन्हें खड़ी पंक्ति कहते हैं अपन, वो वर्ग कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर खड़ी पंक्तियों को क्या कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल या वर्टिकल लाइंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, वर्टिकल लाइंस ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। आवर्त सारणी की जो खड़ी इस तरीके से है ना, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को क्या कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं। वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। फिर दूसरा हमारे पास आता है आवर्त।
पीरियड। तो क्षैतिज जो पंक्ति होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस और पीरियड, इस तरीके से जो आडी लाइनें चलती हैं, आडी लाइन क्या कहलाती हैं? आवर्त कहलाती है। आडी लाइन क्या कहलाती है? आवर्त कहलाती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ पीरियड टेबल आर कॉल्ड एज पीरियड्स। आवर्त सारणी की आडी या क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? हम आवर्त कहते हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त। और 7 आवर्त कौन कौन से हैं? सात आवर्त हैं हमारे पास। तो 7 आवर्त हैं फर्स्ट से लेके 7 तक। तो फर्स्ट आवर्त हमारा कहां से हाइड्रोजन से लेके हीलियम तक टोटल कितने तत्व हैं इसमें? 2। फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट आवर्त में टोटल तत्व कितने हैं? 2 हैं। सेकंड है हमारे पास कहां से? लिथियम से लेके नियोन तक कितने तत्व हैं? 8। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम से आर्गन तक 8। अगला पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक 18। अगला हमारे पास रुबिडियम से जीनोन तक 18। सीजियम से रेडोन तक 32। और अगला है फ्रेंसियम से अभी तक अपूर्ण है, लगभग 27 एलिमेंट्स है इसमें। अच्छा, सबसे कम तत्व है फर्स्ट पीरियड में, पहले आवर्त में सबसे कम है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त। वेरी शॉर्ट पीरियड, अति लघु आवर्त। इन दोनों में तत्व कितने हैं? 8-8, इसलिए इन दोनों को बोलते हैं लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे को मिला के लघु आवर्त कहते हैं। शॉर्ट पीरियड, चौथे और पांचवे को मिला के हम कहते हैं दीर्घ आवर्त। लार्ज पीरियड, जो छठवां आवर्त है, सबसे ज्यादा एलिमेंट है, इसलिए इसे कहते हैं अति दीर्घ आवर्त, वेरी लार्ज पीरियड। और लास्ट वाला जो 27 है, इसे बोलते हैं अपूर्ण आवर्त, इनकम्प्लीट। इसमें भी बाकी 5 तत्व हो जाएंगे 32, तो ये भी दोनों फिर क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे, लार्ज। तो इस तरीके से 7 आवर्त है हमारे पास, 1 से लेके 7 तक। पहला आवर्त कहां से कहां तक है? हाइड्रोजन से हीलियम तक, जिसमें 2 तत्व है। दूसरा लिथियम से नियोन तक, और तीसरा सोडियम से आर्गन तक। इन दोनों में कितने तत्व हैं? 8-8। चौथा पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक, पांचवा रुबिडियम से जीनोन तक, दोनों में 18-18 तत्व हैं। और छठवां सीजियम से रेडियम तक 32 तत्व हैं। और सातवां फ्रेंसियम से, जो इनकम्प्लीट है अभी, उसमें 27 एलिमेंट है। तो सबसे फर्स्ट वाला पीरियड है सबसे कम तत्व, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम? अति लघु, सबसे छोटा वेरी शॉर्ट पीरियड। दूसरे और तीसरे में 8-8 है, दोनों को क्या कहते हैं? लघु पीरियड।
लघु आवर्त शॉर्ट पीरियड, चौथे और पांचवे में 18 इन्हें दीर्घ लार्ज कहते हैं, छठवें में सबसे ज्यादा है अति दीर्घ वेरी लार्ज, और जो सातवां है वो इनकम्प्लीट पीरियड है, अभी उसे अपूर्ण आवर्त कहते हैं। ठीक है, ये चीज इसमें आती है। अब तो सबसे छोटा आवर्त कौन सा हुआ? शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड फर्स्ट वाला। सबसे बड़ा आवर्त कौन सा हुआ? छठवा। सबसे छोटे आवर्त में एलिमेंट कितने हैं? 2। सबसे बड़े में एलिमेंट कितने हैं? 32। इनकम्प्लीट में कितने हैं? इनकम्प्लीट कौन सा है? 7वां। तो ये आवर्त के बारे में बात हो जाती है। अब सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? क्वेश्चन आया हमारे पास, सबसे बड़ा वर्ग। तो सबसे बड़ा वर्ग होता है तीसरा, थर्ड बी या तीसरा वर्ग है वो सबसे बड़ा वर्ग होता है। सबसे बड़ा वर्ग लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है? तीसरा। या फिर थर्ड बी। सबसे बड़ा कौन सा है? तीसरा या थर्ड बी। इसमें कौन कौन सा आते हैं? स्कैंडियम, लेट्रियम, लैंथेनियम, एक्टिनियम, स्कूटर याला, एसी। डी ब्लॉक में होता है, कहाँ होता है? डी ब्लॉक में। यहाँ से लेंथेनॉइड तत्व होते हैं, उनको अलग किया है। इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? 40। और यहाँ से एक्टिनॉइड को अलग किया है। इसमें भी कितने एलिमेंट है? 40। तो टोटल एलिमेंट कितने हुए लार्जेस्ट ग्रुप के? क्योंकि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये दोनों लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किसमें आते हैं? एफ ब्लॉक में। स्थान की कमी की वजह से इनको डी ब्लॉक से हटा के एक नया ब्लॉक बनाया, एफ ब्लॉक। बाकी है ये एक तरह से डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के कौन से वर्ग के? तीसरे वर्ग के। तो ये सभी तत्व डी ब्लॉक के तीसरे वर्ग के तत्व हैं। तो टोटल तत्व कितने हुए फिर इसमें एलिमेंट? 4 तो ये रह गए, और 14 लेंथेनाइड, 14 एक्टिनाइड, टोटल कितने हो गए? 32। तो सबसे बड़े ग्रुप वर्ग में भी 32 तत्व होते हैं, और सबसे बड़े आवर्त में भी 32 तत्व होते हैं। तो सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? थर्ड बी या तीसरा सबसे बड़ा वर्ग है, क्योंकि उसमें से एफ ब्लॉक को अलग किया गया यहीं से। ठीक है, ये इसमें मेरे पास है। अब अपन बात करें 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के IUPAC नाम एवं संकेत। IUPAC name and symbols of elements more than 100 atomic number। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के IUPAC नाम और उनके संकेत, सिंबल्स। देखिए उसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सी संख्या आ रही है। यदि परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर उसमें 0 आ रहा है तो 0 को हम बोलेंगे निल। 0 क्या बोलेंगे? निल। 1 को बोलेंगे अन, 2 को क्या बोलेंगे? बाई, 3 को क्या बोलेंगे? ट्राई, 4 को क्या बोलेंगे? क्वाड, 5 को क्या बोलेंगे? पेंट, 6 को क्या बोलेंगे? हेक्स, 7 को क्या बोलेंगे? सेप्ट, 8 को क्या बोलेंगे? ऑक, और 9 को क्या बोलेंगे? इन। ठीक है, और यहाँ पर हम अनुलग्न लगाएंगे लास्ट में
सफिक्स लगाएंगे IUM, EM, सफिक्स क्या लगाएंगे EM। तो कैसे अपन नाम बनाएंगे देखें। एटॉमिक नंबर, IUPAC नाम, IUPAC नेम, संकेत, सिंबल क्या रहेगा वो। जैसे अपने को बनाना है 101 का ही बनाना है, इसका बनाना है 101 का। तो जो जो नंबर है 1 है 0 1 है उनको यहाँ से हम लेंगे, ठीक है। 1 है, 1 को क्या बोल रहे हैं अन, तो सबसे पहले लिखेंगे अन, जो नंबर है उसका नाम लिखना है। 1 का नाम अन, 0 का नील, फिर लिखेंगे नील और वापस 1 है, 1 का वापस लिखेंगे अन और लास्ट में क्या लगाना है IUM, सब में लगाना IUM। तो ये IUM, तो नाम क्या हो गया अनियम। क्या नाम हो गया अनियम। अब संकेत क्या बनेगा, तीनों के पहले पहले अक्षर उठा लो, अन का U, नील का N और वापस अन का U, तो UNU, पहला अक्षर बड़ा बाकी स्मॉल। इसके बाद जैसे माना कि अपने को 104 का लिखना है, 104 का लिखें। 1 का क्या हो गया अन, 0 को नील, 4 का क्वाड और IUM, अनिल क्वाडियम, अनिल क्वाडियम। तो नाम संकेत क्या होगा UNQ, UNQ। जैसे माना कि अपने को 107 का लिखना रहा, 1 को क्या बोलेंगे अपन अन, 0 को नील, 7 को सेफ और लास्ट में क्या लगाएंगे EM, क्या हो जाएगा UNS। माना कि हमें 115 का लिखना रहा, 115 का लिखेंगे, 1 का अन, 1 का वापस अन और 5 का पेंट और EM, अनपेंटियम है ना, UUP। 120 का लिखना रहा माना कि अन बाय नील, IUM, अन बाय नीलियम, तो UBN। इस तरीके से अपन एक से ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के क्या लिख सकते हैं IUPAC नाम और उनके संकेत अपन यहाँ से लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इतना आप इसको रेडी करेंगे है ना, पढ़ेंगे, आगे कल अपन बताएंगे।